हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फ्रूट्स क्रॉप को डिस्कस कर रहे थे, फलों वाली फसलों को हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने पपीता की जो खेती है उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम गुआवा जो है, जो कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंदर आता है, कंसिडर किया जाता है, ट्रॉपिकल उष्ण जलवायु के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। अमरूद की खेती के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आईबीपीएस, एएफओ, यूपीटीजीटी, पीजीटी, टीए, एसटीए, जेआरएफ या फिर एग्रीकल्चर की कोई भी संबंधी वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस लेक्चर से अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए गुआवा से कोई क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के आपके पूरे पूरे संभव चांसेस हैं। इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखें, समझे प्रॉपर तरीके से। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है, सवाल है, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुआवा कल्टीवेशन, अमरूद की खेती। अमरूद जो है, देखिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लगाया जाता है, साथ ही साथ इसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर भी लगाया जाता है। साउथ इंडिया में भी इसे लगाया जाता है और नॉर्थ इंडिया के अंदर भी इसे लगाया जाता है, याद रखना है अच्छे से। साथ ही साथ न्यूट्रिशनल क्वालिटी को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन सी जो कंटेंट है ये अच्छा खासा इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फाइबर कंटेंट भी इसमें अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला ये फ्रूट है अपने आप में, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से, जैसे कि हम सभी फ्रूट्स के अंदर डिस्कस करते ही आ रहे हैं। बोटेनिकल नेम इसका सीडियम गुआवा जावा है, याद ही है आपको। इसके अलावा इसकी फैमिली को लेकर अगर हम बात करें तो इसकी फैमिली मिर्टेसी है। मिर्टेसी से जो गुआवा है ये बिलोंग करता है। और यहाँ पर मिर्टेसी फैमिली किसकी होती है, तो जो क्लोव होता है, जिसको जो कि एक स्पाइस है, लौंग जिसे बोला जाता है, इसकी फैमिली भी यहाँ पर कौन सी होती है, इसकी फैमिली भी यहाँ पर मिर्टेसी ही देखने को मिलती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। क्रोमोजोम नंबर्स को लेकर बात करें, डिप्लॉइड क्रोमोजोम 22 इसमें देखने को मिलते हैं। बात करें ओरिजिन प्लेस को लेकर, उत्पत्ति के केंद्र को लेकर बात करें, तो इसका उत्पत्ति जो है ट्रॉपिकल अमेरिका से हुआ है। ट्रॉपिकल अमेरिका में मैक्सिको जो है ये पर्टिकुलरली देश जो है इसका उद्गम का केंद्र माना जाता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। और इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, तो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस इसे यहाँ पर पोर्चुगीज जो है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मोस्ट ऑफ जो साउथ अमेरिका या मैक्सिको ओरिजिन वाले जो फ्रूट है या प्लांट है, इनको इंडिया के अंदर कौन लेकर आए थे, तो पोर्चुगीज जो लोग हैं ये ही लेकर आए थे। बात करें इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम को लेकर, तो इसका इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर सोलेटरी देखने को मिलता है, सोलेटरी प्रकार का पुष्पक्रम है। टाइप ऑफ फ्रूट यहाँ पर इसमें क्या देखने को मिलता है, बेरी जो है ये इसके अंदर फ्रूट टाइप देखने को मिलता है। फ्रूट टाइप इसमें यहाँ पर क्या होता है, बेरी जो है इसके अंदर फ्रूट टाइप देखने को मिलता है। बात करें इसके अंदर एडिबल पार्ट को लेकर, तो एडिबल पार्ट के रूप में इसमें क्या खाया जाता है, थैलेमस और पेरिकार्प खाया जाता है। क्या खाया जाता है इसमें, थैलेमस और पेरिकार्प जो है ये अमरूद के अंदर खाने योग्य भाग होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। अन्य किस किस नाम से इसे जाना जाता है, तो इसे अन्य एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जाना जाता है। उष्ण का सेब इसे बोल दिया जाता है, मास फ्रूट इसे बोल दिया जाता है, और साथ ही साथ इसे पुअर्स मैन एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, गरीब आदमी के सेब के नाम से भी जाना जाता है। और पुअर मैन फ्रूट किसे बोला जाता है, तो पुअर मैन फ्रूट जो है ये बेर को बोला जाता है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुआवा के अंदर पोलिनेशन को लेकर बात करें, क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। परागित फसल है और परागण होता किसके द्वारा है, तो हनी बी के द्वारा जो परागण है ये देखने को मिलता है। बोले तो मधुमक्खी के द्वारा इसमें परागण होता है। ये बात आप याद रखेंगे परागण के आधार पर। अब कुछ स्पीसीज हैं और उनको यहाँ पर कुछ स्पीसीज को रूट स्टॉक के तौर पर भी काम में लिया जाता है, मूल ग्रंथ के तौर पर भी काम में लेते हैं। वो यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो बात करते हैं सीडियम कैटेलियनम। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे कैटलिया गुआवा या फिर चाइनीज गुआवा या फिर इसको स्ट्रॉबेरी गुआवा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद ये यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात है,
स्पीसीज के बारे में, सीडियम फ्रेडरिचिस थिलियनम, इसको कोस्टरिकन गुआवा भी बोला जाता है। और गुआवा के अंदर जो रूट स्टॉक के तौर पर यहाँ पर रूट स्टॉक काम में लिया जाता है, ये कौन सा है? सीडियम फ्रेडरिचिस थिलियनम है। ये विल्ट के लिए रेसिस्टेंट है, जो कि गुआवा का सबसे मेजर डिजीज है, सबसे जो खतरनाक रोग है अमरूद का, ये कौन सा है? विल्ट। और इसके लिए रेसिस्टेंट रूट स्टॉक कौन सा है? तो सीडियम फ्रेडरिचिस थिलियनम है। इसको एज ए कॉमनली रूट स्टॉक के तौर पर यूज किया जाता है। क्लियर? इसके बाद है एन्यूप्लोडी 82, ये सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक है। कहने का मतलब है कि ये अमरूद का एक अर्धबोना मूलव्रंत है, सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक है, याद रखना है। इसके अलावा एक और रूट स्टॉक यहां पर काम में लिया जाता है, जिसका नाम क्या है? पूसा सृजन है। ये भी मूलव्रंत काम में लिया जाता है अमरूद के अंदर। ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर बात करें, विटामिन सी कंटेंट देखने को मिलता है इसमें 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी देखने को मिलता है। फाइबर का ये अच्छा खासा स्रोत देखने को मिलता है। बोले तो जो एडिबल फाइबर होते हैं, खाद्य जो रेशे होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, कितने देखने को मिलते हैं? लगभग 6.9% इसके अंदर फाइबर कंटेंट प्रेजेंट होता है। गुआवा जो है ये पैक्टिन का बढ़िया सोर्स देखने को मिलता है, पैक्टिन इसके अंदर अच्छा होता है। और पैक्टिन जो है ये जेली बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जेली को जो सेमी सॉलिड बनाता है, अर्ध ठोस जो बनाने का यहाँ पर काम करता है, सॉलिडिफाइंग जो एजेंट यहाँ पर होता है जेली के अंदर, ये पैक्टिन होता है। तो गुआवा जो है ये पैक्टिन का भी बढ़िया सोर्स है और एसिड का भी बढ़िया सोर्स है। और उन फ्रूट से जेली उतनी ही अच्छी बनती है जिनके अंदर ज्यादा एसिड हो, ज्यादा पैक्टिन हो, वो जेली बनाने के लिए बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर प्रोपोर्शन क्या है? ठीक है, एसिड का और पैक्टिन का, तो इसके जेली जो है ये बनाई जाती है। और आप पढ़ते भी हैं कि सबसे जो अच्छी जेली है ये यहाँ पर किसके द्वारा बनाई जाती है इंडिया के अंदर? तो ये अमरूद के द्वारा ही बनाई जाती है। क्लियर? चलिए, कल्चरल प्रैक्टिसेस को लेकर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है, कौन कौन से कल्चरल ऑपरेशन जो है ये अमरूद के अंदर किए जाते हैं। तो अमरूद के अंदर यहाँ पर ट्री बेंडिंग जो है ये किया जाता है। ट्री बेंडिंग देखिए यहाँ पर क्या होता है, अमरूद की जो ब्रांचेज होती हैं उनको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? झुका देते हैं। अमरूद की जो लोवरिंग ब्रांचेज हैं या जो लंबी ब्रांचेज हैं जो जमीन तक लाई जा सकती हैं स्ट्रेच करके, उनको जमीन पर झुका दिया जाता है और वो उखड़े नहीं, इस प्रकार से कोई कील, मेख या खूंटी के द्वारा हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। अब इससे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? अब जो अमरूद का जो ब्रांचेज हैं उनको हमने खोल दिया है, जिससे अमरूद की ब्रांचेज का जो सरफेस एरिया है, इसकी ब्रांचेज पर जो लीव्स हैं, इसकी ब्रांचेस पर जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, इनका सरफेस एरिया बोले तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये बढ़ चुका है ना। अब हर एक पत्ती खुल चुकी है, हर एक पत्ती के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया इसका मतलब ज्यादा एब्जॉर्बेशन ऑफ सनलाइट, ज्यादा सनलाइट का एब्जॉर्बेशन इसका मतलब ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण ज्यादा फूड, ज्यादा फूड ज्यादा फ्लावर, ज्यादा फ्लावर से क्या देखने को मिलेगा? हमें ज्यादा फ्रूटिंग भी देखने को मिलेगी। तो ट्री बेंडिंग करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ज्यादा फ्लावरिंग और ज्यादा फ्रूट को हमें ऑब्टेन करना होता है। इसके अलावा अगर हम ब्रांचेस को खोल देंगे तो सनलाइट प्रॉपर मिलता रहेगा, एरिएशन भी प्रॉपर मिलता रहेगा। डिजीज, इंसेक्ट जैसे सिम्टम्स जो है ये नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सोइल सन रेज सीधे पड़ रही है तो जो प्लांट है उसका सोलराइजेशन भी हो रहा है। तो ये बात आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ट्री बेंडिंग करने का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा फ्लावरिंग और ज्यादा फ्रूटिंग को ऑब्टेन करना होता है, जो कि ट्री बेंडिंग में करते हैं। और कहाँ के फार्मर करते हैं इसे मेनली? तो जो महाराष्ट्र के जो किसान है ये मुख्यतः अमरूद के अंदर ट्री बेंडिंग बोले तो पौधे को झुकाने की जो क्रिया ही करते हैं। क्लियर? इसके अलावा देखो अमरूद जो है इसके अंदर साल में 3 बार हमें फ्रूटिंग जो है ये देखने को मिलती है। साल में 3 बार फ्रूटिंग देखने को मिलती है। साल के प्रारंभ में जो होती है उसको अम्बे बहार बोल दिया जाता है ना। मानसून के टाइम जो होती है उसको मृग बहार बोल दिया जाता है। और साल के अंत में जो होती है उसे हस्त बहार या फिर हस्ता बहार बोल दिया जाता है। तो इस तरह से 3 बार फ्रूटिंग जो है देखने को मिलती है। ऐसे ही पोमग्रेनेट में भी देखने को मिलता है, ऐसा ही आपको एसिड लाइम में भी देखने को मिलता है। तो इनके अंदर हमें क्रॉप रेगुलेशन जो है करना रहता है ना, कि हम तीनों ही सीजन से पुष्पन जो है ये नहीं ले सकते हैं। तीनों सीजन से पुष्पन लेंगे तो 1 साल का फिक्स भोजन बना है। अगर आप उसे तीनों में डिवाइड कर देंगे तो तीनों ही नहीं संतृप्त हो पाएंगे। तो क्यों ना है जो 2 सीजन के जो फ्लावर आ रहे हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाए, या फिर किसी एक सीजन से ही हमें क्या लेना है? प्रोडक्शन लेना है, ताकि पूरे साल का भोजन एक ही सीजन को मिले और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वाइज फ्रूट हमें क्या देखने को मिले? अच्छे देखने को मिले। तो क्रॉप रेगुलेशन जो है ये गुआवा के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, पोमग्रेनेट में किया जाता है, एसिड लाइम के अंदर भी किया जाता है।
ये बात आप याद रखेंगे। अब कौन सी रीजन में कौन सी बहार ली जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो साउथ इंडिया के जो फार्मर हैं ये यहाँ पर कौन सी बहार लेते हैं, अम्बे बहार लेते हैं। वहीं नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी बहार ली जाती है, तो नॉर्थ इंडिया के फार्मर गुआवा में मृग बहार जो है इसका प्रोडक्शन लेते हैं। अब फ्रूट थिनिंग किया जाता है। देखिए फ्रूट थिनिंग क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा संख्या में फल आ चुके हैं, बहुत अधिक सघनता पर फल अगर आ चुके हैं, तो सभी फल सही रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पौधे की एक क्षमता है उतनी ही मात्रा में उतनी ही क्वांटिटी में फूड बना पाएगा। अब इतने सारे फल हैं, सबको बराबर हिस्से में बांटना होगा फल, है ना, भोजन को बराबर हिस्सों में बांटना होगा, तो सभी फल हो सकता है विकसित प्रॉपर न हो। तो कुछ फल हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। कई बार होता है ना कि एक गुच्छा लगा हुआ है, 2 फल बहुत अच्छे हैं लेकिन कई बार छोटे फल रह जाते हैं, तो उन फलों को हटा सकते हैं। बहुत अधिक छोटे रह रहे उनको हटाया जा सकता है, या जो विकसित नहीं हो रहे उनको हटाया जा सकता है, या कुछ फलों को हम हटा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हटे हुए फल हट जाएंगे, बाकी बचे हुए फलों को भोजन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। इसको फ्रूट थिनिंग बोला जाता है। ऐसा ही सेम प्रैक्टिस जो है ये ग्रेप के अंदर भी किया जाता है, अमरूद के अंदर भी किया जाता है, याद रखना है। और अगर हम अमरूद के अंदर फ्रूट थिनिंग कर रहे हैं तो ऐसे में कौन से पीजीआर का उपयोग किया जाता है, एनएए का उपयोग करते हैं। और कितनी मात्रा का उपयोग लिया जाता है, तो 200 ppm की मात्रा का उपयोग जो है फलों के विरलीकरण के लिए किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ग्रेप में भी किया जाता है, ग्रेप के अंदर GA3 जो है इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, चलिए इसके बाद है बहार ट्रीटमेंट। बहार ट्रीटमेंट आपको बताया, देखिए ये जो फूल अलग अलग सीजन जो है इसके अंदर फ्रूटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी इन सीजन के अंदर। तो बहार ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो फूलों का आना होता है बाहर, और अगर हम उसको रोक देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, उनको उपचारित कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है बहार ट्रीटमेंट या बहार उपचार। तो बहार उपचार किया जाता है। मान लीजिए हमें अम्बे बहार लेना है, मृग और हस्त नहीं लेनी है, तो हम क्या करेंगे, बहार उपचार ही करेंगे, फूलों को ड्रॉप कर देंगे। इसको बहार ट्रीटमेंट बोला जाता है। अगर बहार ट्रीटमेंट हमें करना है, जैसे कि इलाहाबाद सफेदा वैरायटी है, इसके अंदर हमें बहार ट्रीटमेंट करना है, तो ऐसे में हम यूरिया जो है इसका एप्लीकेशन करते हैं। 10% यूरिया जो है इसका एप्लीकेशन कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए L49 वैरायटी है, या फिर जिसको सरदार गुआ भी बोला जाता है, अगर हम ये वैरायटी लेते हैं तो 20% जो यूरिया है इसके घोल का छिड़काव कर दिया जाता है। बहुत अधिक मात्रा के अंदर ये यूरिया काम में नहीं लेते हैं। यूरिया के अंदर बायोरेट देखने को मिलता है, जिससे कि प्लांट के अंदर एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो वैरायटी के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बाहर ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हम इरिगेशन दे रहे हैं, जो हम सिंचाई दे रहे हैं, उसको रोक सकते हैं। पुष्पन के लगभग 2 माह पहले हम सिंचाई को रोक देंगे, इरिगेशन को रोक देंगे, उससे आने वाले जो फूल थे वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बाहर ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो NAA है इसका लगभग अगर हम 600 ppm का एप्लीकेशन करते हैं, तो गुआवा या अमरूद के अंदर बाहर ट्रीटमेंट जो है ये PGR के द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे कि NAA का 600 ppm का उपयोग करके। तो ये बाहर ट्रीटमेंट है। सोइल एंड क्लाइमेट को लेकर बात करें तो देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर इसे मेनली लगाया जाता है, वहीं इसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर भी लगाया जा सकता है और लगाया जाता है। टेम्परेचर को लेकर बात करें तो 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर का जो रेंज है ये सबसे बढ़िया होता है। सोइल को लेकर बात करें, सैंडी लोमी सोइल बढ़िया होता है, बलुई दोमट मिट्टी बढ़िया है। पीएच रेंज को लेकर बात करें, कितने पीएच को ये टॉलरेट कर सकता है, देखो बढ़िया तो 6.5 से 7.5 है, लेकिन कितने टेम्परेचर रेंज को ये टॉलरेट कर सकता है, तो मिनिमम से मिनिमम ये 4.5 पीएच को, और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 8.2 पीएच तक को आसानी से टॉलरेट कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बात करें अगर हम प्रोपोगेशन को लेके, तो इसका प्रोपोगेशन जो है ये एसेक्सुअल मेथड स्टूलिंग से होता है। स्टूलिंग आप जानते हैं, इसे माउंड लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक जो लेक्चर्स हैं उनकी क्लासेस भी हमने ले ली है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो फ्रूट्स क्रॉप हम कर रहे हैं उनकी भी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, आप लिख सकते हैं ना, देख सकते हैं लेक्चर्स को। प्रोपोगेशन टाइम को लेकर बात करें तो देखिए मोस्ट ऑफ सारे के सारे सब ट्रॉपिकल जो फ्रूट हैं, ट्रॉपिकल जो फ्रूट है, उनका प्रोपोगेशन कब किया जाता है, तो मॉनसून के टाइम करते हैं, तो जून जुलाई के दौरान इसका जो प्रोपोगेशन है देखने को मिलता है। प्लांटिंग डिस्टेंस को लेकर अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये 6 से 8 मीटर स्क्वायर रखा जाता है। वहीं अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग अगर हम करते हैं, गुआवा को अगर हम उच्च घनत्व रोपण पर लगाते हैं, तो 2.5 मीटर स्क्वायर का जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये रखा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब गुआवा के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CIS
SITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहां पर है आप ये जानते हैं, लखनऊ यूपी के अंदर है ये। यहाँ के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है गोरख सिंह। इन्होंने गुआवा के अंदर एक नोवेल प्लांटिंग मेथड को डेवलप किया। वैसे तो ये मेथड काफी पुराना है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस मेथड को यूज लिया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट है ये गुआवा के अंदर CISH जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है इंस्टीट्यूट, यहाँ के एक साइंटिस्ट गोरख सिंह ने एक्सपेरिमेंट किया और मेथड जो है गुआवा के अंदर सक्सेसफुली डेवलप किया। इस मेथड को बोला जाता है मिडो ऑर्चार्ड मेथड। देखिए मिडो ऑर्चार्ड मेथड मेनली टेम्परेट फ्रूट्स के अंदर यूरोपियन कंट्रीज में मेनली काम में लिया जाता है, जैसे एप्पल, पियर, पीच, प्लम, इनके अंदर काम में लिया जाता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी कुछ एरियाज में काम में लिया जाता है। अगर हम अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक काम में लेते हैं, एप्पल के अंदर अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक काम में लेते हैं तो यूज लिया जाता है। बात करेंगे एप्पल की भी जब क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेकिन अमरूद के अंदर इसे डेवलप किया गया है गोरख सिंह के द्वारा, और इस मेथड के अंदर हम 5000 प्लांट्स को पर हेक्टेयर लगा सकते हैं। और प्लांटिंग डिस्टेंस यहाँ पर कितना रखा जाता है, तो लाइन टू लाइन डिस्टेंस 1 मीटर रखा जाता है, वहीं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर के आसपास रखा जाता है। तो 1 × 2 मीटर का जो प्लांटिंग डिस्टेंस है इस पर प्लांटिंग किया जाता है, और 5000 प्लांट्स को हम पर हेक्टेयर इसमें लगा सकते हैं। टाइम ऑफ प्रूनिंग को लेकर बात करें तो फेब मार्च के अंदर इसका जो प्रूनिंग है ये किया जाता है। देखो मिडो ऑर्चार्ड पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। गुआवा के अंदर काम में लिया गया, लखनऊ CISH के अंदर, और किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो गोरख सिंह के द्वारा। क्लियर। चलिए यील्ड को लेकर बात करें तो पर ट्री वेट बेसिस 40 से 50 किलो फल प्राप्त हो जाते हैं। इन्हीं फलों का वजन संख्या में काउंट करेंगे तो प्रति पौधा संख्या में 400 से 500 फल प्राप्त हो जाते हैं। प्रति हेक्टेयर अगर हम बात करें तो 25 से लेकर 30 टन जो उत्पादन है गुआवा का ये हमें प्राप्त हो जाता है। स्टोरेज को लेकर बात करें 9 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुटेबल है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85% रखी जाती है, और लगभग गुआवा को 3 हफ्तों तक स्टोर करके रखा जा सकता है आसानी से। तो ये बात आप यहां पर अच्छे से याद रखने वाले हैं। ठीक है, आगे हम यहां पर बात करते हैं गुआवा की इंपोर्टेंट वेराइटीज यहां पर कौन कौन सी है। तो इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलर जो वेराइटी है गुआवा की ये यहां पर कौन सी है, इलाहाबाद सफेदा है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वेराइटी या फिर उसके जो सिलेक्शन लगाए जाते हैं वो इलाहाबाद सफेदा है। मोस्ट फेमस कल्टीवार है ये, है ना। ड्रोट के लिए क्या देखने को मिलती है, रेसिस्टेंट देखने को मिलती है, सूखा के प्रति ये सहनशील है। साथ ही ये जो गुआवा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है विल्ट, उकटा रोग, इसके प्रति भी ये क्या देखने को मिलती है, रेसिस्टेंट देखने को मिलती है। अब इस वैरायटी के सिलेक्शन से डेवलप की गई वैरायटी है लखनऊ 49, या फिर इसको L49 भी बोला जाता है, या फिर इसको सरदार गुआवा भी बोला जाता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डॉक्टर GS चीमा और उनके साथी देशमुख के द्वारा। इसे 1927 में गणेश खिंद फ्रूट रिसर्च स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में डेवलप किया गया। ये वही गणेश चीमा GS चीमा है जिन्होंने पोमग्रेनेट का गणेश वैरायटी डेवलप किया है। ये वही GS चीमा है जिन्होंने ग्रेप का चीमा साहेबी वैरायटी डेवलप किया है। तो ये बात भी आप रिलेवेंट याद रखेंगे। इन्होंने गुआवा की कौन सी वैरायटी डेवलप की है, सरदार वैरायटी। इतनी रिवोल्यूशनाइज्ड वैरायटी है, इतनी क्रांतिकारी वैरायटी है, अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसे नेशनल वैरायटी भी बोला जाता है, इंडिया के अंदर राष्ट्रीय किस्म भी इसे बोला जाता है। ये इलाहाबाद सफेदा के चयन से तैयार की गई है, आपको बात बता दी है। और अमरूद के अंदर लगने वाला एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, नाम है ब्रोंजिंग। इसके लिए ये क्या होती है, रेसिस्टेंट होती है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट गुआवा की वैरायटी है हरीजा, और ये जो वैरायटी है बिहार के अंदर लगाई जाती है। बिहार के अंदर काफी पॉपुलर वैरायटी है ये। अगली वैरायटी है अर्का मर्दुला, ये भी यहाँ पर इलाहाबाद सफेदा के सिलेक्शन से ही डेवलप की गई है। अगली वैरायटी है पूसा सृजन, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बढ़िया है, रूट स्टॉक के तौर पर इसे काम में लिया जाता है। एन्यूप्लॉइड रूट स्टॉक है। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर यहाँ पर कितने देखने को मिलते हैं, 24 देखने को मिलते हैं, है ना। क्या देखने को मिलते हैं, 24 देखने को मिलते हैं। अगर प्लॉइडी लेवल बढ़ता है, जैसे कि प्लॉइडी लेवल आपको बताया था ना कि मान लीजिए टेट्राप्लॉइड है तो 4x है, जैसे हम आपको मैंने मैंगो के अंदर बताया था 4x = 40 है, 40 है। तो ये पॉलीप्लॉइडी लेवल है, इसका प्लॉइडी लेवल है। जैसे वेलेक्लाइम 1 है 8x = 80 है, इसको प्लॉइडी बोल दिया जाता है। एन्यूप्लॉइडी क्या देखने को मिलता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो क्रोमोसोम का जो एक सेट है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर बढ़ते हैं। जैसे 40 है तो 41 हो जाते हैं, है ना। इसको 41 हो जाते हैं, या फिर जैसे 40 हैं तो जैसे इसमें क्या हो जाते हैं
2 बढ़ जाते हैं तो इसको इस तरह से 42 क्रोमोसोम हो जाते हैं, इसको एन्यूप्लॉइडी बोला जाता है। जैसे 1 बढ़ जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, ट्राइसोमी बोलते हैं। अगर 2 बढ़ जाते हैं क्रोमोसोम तो इसको फिर टेट्रासोमी बोला जाता है। तो इस प्रकार से ही एन्यूप्लॉइडी होता है। तो इस प्रकार से जो गुआवा का जो रूट स्टॉक है, पूसा सृजन, ये एन्यूप्लॉइड से डेवलप किया गया है और इसके अंदर क्रोमोसोम आप याद रखेंगे 24 जो क्रोमोसोम है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अर्का मूल्य वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है, अर्का सफेदा और सीडलेस के बीच में क्रॉस करवा के डेवलप किया गया है। इसके अलावा अर्का रश्मि है, ये किस किस के बीच में क्रॉस है, कमसारी और पर्पल लोकल के बीच में। अर्का किरण वैरायटी है, कमसारी और पर्पल लोकल के बीच में क्रॉस है, सिस्टर लाइन इन्हें बोल देते हैं अपन। सफेद जाम वैरायटी है, इलाहाबाद सफेदा और कोहिर के बीच में क्रॉस करवा के डेवलप किया गया है। हाइब्रिड 45 वैरायटी है, इलाहाबाद सफेदा और L49 के बीच में क्रॉस करवा के इसे डेवलप किया गया है। कोहिर सफेदा, कोहिर और इलाहाबाद सफेदा के बीच में क्रॉस है। इसके अलावा ये हाइब्रिड वैरायटी थी ना, इनको याद कर लीजिएगा, हल्का फुल्का बहुत ज्यादा ये नहीं पूछा जाता है। आप इस वैरायटी का क्रॉस आप अच्छे से याद रखेंगे, अर्का मूल्य का, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ललित और अपसी वैरायटी है, रेड कलर की वैरायटी है ये, इसका जो पल्प देखने को मिलता है यहाँ पर ये रेड कलर का होता है। इसके अलावा इसकी वैरायटी है देखिए चित्तीदार, इसके अंदर आपको जो पल्प है उसके अंदर रेड डॉट देखने को मिलते हैं, चित्तीदार है ना, रेड डॉट जो है ये इसमें देखने को मिलते हैं। क्लियर। अनदर वैरायटीज में देखें, बेहात कोकोनट, ये सीडलेस वैरायटी है। इलाहाबाद राउंड, ये भी सीडलेस वैरायटी है। एप्पल कलर, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एग्जाम के अंदर पूछी गई थी सीधे नाम से, बहुत बार पूछी जाती है। इलाहाबाद सुर्ख, हिसार सुरेखा, श्वेता, पंत प्रभात, सहारनपुर सीडलेस, ये भी एग्जाम के अंदर पूछी गई है, पूछी जा सकती है। नागपुर सीडलेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागपुर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं ना, तो नागपुर सीडलेस आपको याद रखनी है कि ये किसकी है, गुआवा की है। क्लियर। चलिए डिजीज को लेकर बात कर लेते हैं। डिजीज इसमें यहाँ पर विल्ट डिजीज देखने को मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज करके याद रखेंगे, सबसे इंपोर्टेंट डिजीज है, फंगस की वजह से होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज, सिडाई के कारण होता है। ठीक है। नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रकोप जो है देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा ये नुकसान नॉर्थ इंडिया में पहुंचाता है। इंडिया में इसे सबसे पहले कहां रिपोर्ट किया गया था, 1935 के अंदर बाबाकपुर जो एरिया है इलाहाबाद का, यहां पर इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। विल्ट के सिम्टम्स आप जानते हैं, ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है ये जाइलम फ्लोएम को ब्लॉक कर देता है, जिससे वाटर अपटेक नहीं हो पाता है, प्लांट जो है ये सूखना प्रारंभ हो जाता है। तो ये विल्ट के सिम्टम्स जो है ये देखने को मिलते हैं। एंथ्राक्नोज डिजीज है नेक्स्ट, इसको श्यामवर्ण भी बोल दिया जाता है, इसको डाइबेक भी बोल दिया जाता है। डाइबेक जैसे जो सिम्टम्स हैं ये इसमें देखने को मिलते हैं। कोलेटोट्राइकम गलियोस्पोरिडस जो फंगस है इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। सबसे पहले इसे यूपी के अंदर ही रिपोर्ट किया गया था और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है गुआवा का ये भी कहाँ होता है, तो ये भी यूपी के अंदर ही होता है, याद रखेंगे। ये डाइबेक भी कोज करता है, फ्रूट स्पॉट भी कोज करता है, यानी कि फ्रूट जो फल है, पौधा है, ये ऊपर से सूखना प्रारंभ हो जाता है और इसके लक्षण जो है फलों पर भी हमें दिखाई पड़ते हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे। इंसेक्ट को लेकर बात करें तो फ्रूट फ्लाई काफी मेजर इंसेक्ट है इसका। बैक्टोसीरिया करेक्टा जो है इसका जूलॉजिकल नेम है। देखिए अगर टेम्परेचर जो है नाइट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कम है तो ऐसे फ्रूट्स के अंदर आप जो है फ्रूट डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर फ्रूट फ्लाई का जो अटैक है ये नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर फ्रूट फ्लाई सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो कौन सी बहार से हम प्रोडक्शन लेंगे कि जो फ्रूट आपके विंटर में जाके मैच्योर हो, तो अगर हम मृग बहार के फ्रूट लेंगे, फ्लावरिंग आपको जून जुलाई यानी मानसून के आप आसपास आपको देखने को मिलेगी। वहीं फ्रूट कब मैच्योर होंगे, तो फ्रूट जो है आपके विंटर सीजन में जाके मैच्योर होंगे, उस टाइम जो है ये आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, जो फ्रूट फ्लाई है इसका इन्फेस्टेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो मृग बहार के अगर हम फ्रूट लेते हैं तो वो फ्री फ्रॉम फ्रूट फ्लाई होते हैं, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर जो है फ्रूट डेवलपमेंट होते टाइम लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें बार्क ईटिंग कैटरपिलर देखने को मिलता है, इंटरबेला टेट्राओनिस होता है, बील में भी नुकसान पहुंचाता है और आंवला में भी नुकसान पहुंचाता है, पोमग्रेनेट में भी नुकसान पहुंचाता है। तो इनमें सब ये कॉमन इंसेक्ट है, आप याद रख सकते हैं बार्क ईटिंग कैटरपिलर, या इसको छाल बक्सक कीट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। इसके अलावा इसमें डिसऑर्डर को लेकर बात करें, ब्रोंजिंग इसमें देखने को मिलता है, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है। तो आज की क्लास में हमने जो गुआवा क्रॉप है इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट लिख सकते हैं।
आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाकी मिलते रहेंगे हम डेली इसी तरह इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू।